Good morning, students. In last video, we have completed the chapter 5, arithmetic progression. Today we will start the chapter triangles. ठीक है, chapter 6 triangle. All of you have listened about the triangle and all of you have studied about the triangles. In 9th class, all of you have studied about the congruency of the triangles. ठीक है, आप लोगों ने congruency of the triangles के बारे में पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है. ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि हिंदी में उसका मतलब होता है समरूपता. क्या होता है? समरूपता. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है समरूपता. मतलब दो ऐसे फिगर या दो ऐसी वस्तुएं जो बिल्कुल एक दूसरे के समरूप हों, सॉरी सर्वांग सम हो. क्या हो? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता. ठीक है, तो मतलब उनकी सभी दो ऐसी वस्तुएं जैसे हमने दो डाइस बिल्कुल इक्वल साइड की इक्वल एज के दो डाइस रख दिए तो वो देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे. ठीक है, उनके सारे अंग समान भी होंगे. मतलब कहने का मतलब है ऑल पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर. अगर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है तो वहाँ पर हम कहते थे कि दो ट्रायंगल्स या दो फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं. सेम ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरिटी है. सिमिलरिटी का मतलब है बेटा समरूपता. मतलब वो देखने में एक जैसे लगे. क्या करें? देखने में एक जैसे लगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके सभी पार्ट्स समान हों. क्या हो? सभी पार्ट्स समान हों. तो ऐसी कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि वो जो फिगर होंगे वो सिमिलर फिगर होंगे. ठीक है, सिमिलर फिगर होंगे. तो कहने का मतलब ये है कि सभी के सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ और ऐसे फिगर होते हैं जो सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं. तो जैसे मैंने दो ट्रायंगल ले लिया और इन ट्रायंगल्स में इनकी सभी साइड आपस में इक्वल है तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी साइड आपस में अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन जैसे हम एक सर्किल की बात करें तो एक छोटा सर्किल ले लें और एक बड़ा सर्किल ले लें तो इस बड़े सर्किल में और एक छोटे सर्किल में ये डिफरेंस है कि इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज़्यादा है. तो मतलब ये देखो, ये सिर्फ ट्रायंगल क्या होंगे? सॉरी ये सर्किल कैसे होंगे? सिमिलर सर्किल होंगे. कैसे होंगे? देखने में सर्किल है लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है. मतलब इनके पार्ट्स इक्वल नहीं है. इसकी सरकमफ्रेंस कम होगी, इसकी सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगी. तो मतलब कहने का ये है कि अगर वो देखने में सेम लग रहे हैं, रूप उनका समान है, रूप एक जैसा है, लेकिन वो क्या नहीं है? उनके पार्ट्स इक्वल नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल वो फिगर क्या होंगे? सिमिलर होंगे. तो देखो, सिमिलर का साइन ये होता है बेटा, जो कॉन्ग्रुएंसी के साइन में क्या होता था, ऊपर एक लीनियर लाइन बनती थी और नीचे दो इक्वल जैसे साइन बनते थे. इक्वल ये शो करता था कि यहाँ इसके पास करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल भी है, लेकिन यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर वाले साइन को ले लेते हैं. किसको ले लेते हैं? ऊपर वाले साइन को. तो मतलब ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे. तो जैसे हमने दो ट्रायंगल हमने और यहाँ पे बनाए हैं और इन दो ट्रायंगल्स में देखिए आप, एक एंगल है 40 डिग्री, एक एंगल ये क्यू 40 डिग्री है, बी 60 है तो यहाँ इसका पी 60 है, इसका सी 60 है तो इसका आर एच 60 है. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लिख रहे हैं तो एक इसके इक्वल है क्यू के, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? क्यू. ए की जगह पर क्या लिखेंगे? क्यू. और बी कितना 60 तो बी की जगह पर लिखेंगे पी 60 है. और सी तो आर के इक्वल है तो सी की जगह आर लिख देंगे. तो मतलब ए बी सी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर होगा. और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बेटा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हमें यहाँ इसको देख करके नहीं निकालनी, इसको देख कर निकालनी. ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन सी बनेगी? क्यू पी. तो ए बी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन पी आर और पूरा ए सी अपॉन क्यू आर. तो ए सी अपॉन क्यू आर. तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा? इक्वल होता है. क्या होता है? इक्वल होता है. बात समझ में आई होगी आपको कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के अगर सभी एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का, करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है बेटा कि अगर हम ए बी के इसी ट्रायंगल ये बने थे और इन ट्रायंगल में ए बी अपॉन पी क्यू कर देते तो गलत हो जाता. ए बी का रेशियो जो होगा वो क्यू पी के साथ में होगा. ए बी का रेशियो किसके साथ में होगा? क्यू पी के साथ में. और बी सी का जो रेशियो होगा वो ए सी के साथ में, पी आर के साथ में. सॉरी, तो कल बात समझ में आ रही है. तो इस तरीके से दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो फिर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड निकालना बहुत ध्यान देना. हम जो ये यहाँ पे ये लिखेंगे ना, इससे हम करस्पॉन्डिंग साइड निकालेंगे. ट्रायंगल कुछ भी बने हों उनसे हमें कोई मतलब नहीं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हम जिसको एक थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था
उसको थेल्स थ्योरम भी हम लोग कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग 6.1 एक्सरसाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 6.1 एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज ज़रा ओपन करिए आप लोग अपनी अपनी बुक में और देखिए। हम भी अपनी बुक में ओपन कर रहे हैं। कह रहा ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर क्या होते हैं? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी के सभी स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अभी हमने बताया ना प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। तो आप बना के दे देंगे इनको। इसमें कह रहा है ये एग्जाम्पल आपको अलग अपने मन से देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द सिमिलर और नॉट। तो आगे सिमिलर हैं या नहीं है, ये इस बात के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फिगर के देख रहे हैं कि इसमें एंगल इक्वल नहीं दिख रहा है, इसके 90 डिग्री है, इसके पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इसके अगर 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है कि ये इसकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। भले ही साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन इसके एंगल इक्वल न होने के कारण ये दोनों फिगर क्या हैं? सिमिलर नहीं है। क्लियर? सो नाउ we will discuss about a theorem, most important theorem. All of you will see attentively, ठीक है। कंसंट्रेट होकर समझिए आप इसको। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम शॉर्ट में बीपीटी कहेंगे, या इसको ही हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। तो गिवन में हमें वो कह रहा है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, उसका आप स्टेटमेंट पढ़िए। उसमें कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो अदर टू साइड्स को क्या करती है? डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें प्रूव करना है कि डी ई अगर पैरेलल है बी सी के, सो हमें प्रूव करना है कि जो इसके द्वारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो कट किए गए हैं सेगमेंट, उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। मतलब ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि डी एम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ए सी पर, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ए बी पर, और बी से ई को मिलाया है और डी से सी को मिलाया है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले आप फिगर को देखते जाइएगा। एरिया ऑफ ए डी ई निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ए डी ई में मतलब हम आप ए डी को बेस मान रहे हैं। किसको बेस मान रहे हैं? ए डी को बेस मान रहे हैं। तो हाइट इसकी हो जाएगी ई एन, तो 1/2 ए डी इंटू ई एन। ऐसे एरिया ऑफ बी डी ई निकालेंगे। तो बी डी ई में एरिया जब निकालेंगे तो इसकी जो हाइट होगी वो ई एन होगी, लेकिन बेस जो होगा वो बी डी होगा। तो 1/2 डी बी इंटू ई एन। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से, तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया तो हमें मिल गया ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ऐसे ही हम एरिया ऑफ ए डी जो है अब हम दोबारा निकालते हैं, और इस बार फिगर देखते रहिएगा आप, ठीक है। और इस बार हम बेस मानते हैं ए ई को। किसको मानते हैं? ए ई को बेस मानते हैं। और ए ई को बेस मान करके अब हम हाइट मानेंगे डी एम को। तो 1/2 ए ई इंटू डी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 ए ई इंटू डी एम। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब एरिया ऑफ सी डी ई निकालते हैं, तो 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। तो ई सी इंटू डी एम। अब हमने फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करा दिया। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा? देखो, ये मिल जाएगा हमको ए डी ई अपॉन सी डी ई, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ए ई अपॉन ई सी मिल जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर बी मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, 9th क्लास की एक थ्योरम थी। 9th क्लास की बेटा एक थ्योरम थी। उस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल बनने वाले दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर एरिया ट्रायंगल बी डी और सी डी आर ऑन सेम बेस, ठीक है, सेम बेस पर है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी एंड डी, बी सी और डी पैरेलल के बीच में बने हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो उस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देयरफॉर बाय अ थ्योरम एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी। अब इस 5th इक्वेशन का यूज हम लोग बी इक्वेशन में कर देते हैं। तो बी में करेंगे तो जहाँ सी डी लिखा था वहाँ पे हमने बी डी लिख दिया। अब जरा देखिए ए इक्वेशन को और सी इक्वेशन को। ए और सी में एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी दोनों के एल एच एस में है। अगर दोनों के एल एच एस में सेम है तो दोनों के एल एच एस क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रही बात समझ में? अब
तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इससे रिलेटेड 2 कोरोलरी हैं। अगर हम इसमें इस जो रिजल्ट हमने निकाला है, इस रिजल्ट में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 1 ऐड करने पर हम यहाँ एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने पर ही बन जाएगा AB अपॉन DB और AC अपॉन EE। तो कुल मिला के ये DB अपॉन पूरी साइड AB इक्वल टू EC अपॉन AC। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके हम इसमें 1 ऐड करते हैं, तो रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करने पर हमें मिल जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो इस तरीके से ये 2 कोरोलरी हैं। एक नंबर में कभी कभी कोरोलरी पूछ ली जाती है, तो फिर डायरेक्टली हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके करना है। और अगर 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी प्रूव करनी होगी और साथ में ये कोरोलरी भी प्रूव करनी होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। कल हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।